तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका नर्स हब यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको थोड़ा हेल्प होगा आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले गोइटर की। देखिए गोइटर क्या होता है। गोइटर एक घींगा रोग होता है। घींगा रोग जिसको कि हम आयोडीन की कमी से जो रोग होता है। गोइटर इज ए एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसका एक्सेसिव रूप में एबनॉर्मल रूप में बढ़ जाना। तो ये क्या होता है, गोइटर होता है। इट में अकर विद नॉर्मल डिक्रीज एंड इंक्रीज थायराइड हार्मोन। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हमारे थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से ये गोइटर होता है। तो इसके टाइप क्या क्या होते हैं बात कर लेते हैं। सिंपल, जिसको नॉन टॉक्सिक बोलते हैं, टॉक्सिक गोइटर, एंडेमिक गोइटर, नोडुलर गोइटर और कॉन्जेनाइटल गोइटर। तो बात कर लेते हैं सिंपल में क्या होता है, एनलार्ज ग्लैंडमेंट विदाउट थायराइड डिजीज। तो इसके अंदर अगर ये एनलार्जमेंट भी होगा तो थायराइड के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, इसके बाद में होता है टॉक्सिक गोइटर। तो टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है, एसोसिएटेड विद हाइपर थायरॉयडिज्म, एग्जाम्पल ग्रेविस डिजीज। टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज जो होती है तो ये हाइपर थायराइडिज्म की वजह से होता है। जब किसी पेशेंट का थायराइड हाई लेवल पे हो जाता है तब ये ग्रेव्स डिजीज टाइप का डेवलप हो जाता है। एंडेमिक गोइटर का मतलब होता है ड्यू टू आयोडीन आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये किसी सर्टन रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आयोडीन की कमी आ गई तो उसे हम एंडेमिक गोइटर बोलेंगे। नोडुलर गोइटर, सिंगल और मल्टीपल नोडुलर। अगर किसी के सिंगल या मल्टीपल नोडुलर प्रेजेंट है, जिसको कि हम नोडुल्स की गांठ बोलते हैं, जिसको कि हम वो प्रेजेंट है तो वो नोडुलर गोइटर में आएगा। कंजेनाइटल गोइटर, अगर मान लो कोई बर्थ से ही जन्म जाति उसको गोइटर हुआ है, मैटरनल, या तो उसकी माँ से, अगर उसकी माँ के थायराइड हार्मोन डिस फंक्शन थे जिस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे या जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब यह होता है। अब इसका कोज है, ये किस किन कारणों से होता है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी से हो सकता है, ऑटो इम्यूनो थायराइड डिजीज से हो सकता है, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, ग्लूटानेजन सब्सटेंस इन सर्टेन फूड लाइक कैसावा, कैबेज, ब्रोकल्स, ये जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी जो सब्जियां होती हैं इनकी वजह से भी हो सकता है। थायराइड नोडुल्स और ट्यूमर्स, थायराइड में नोडुल्स और ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन थायराइडाइटिस कहलाता है, थायराइड के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो मेडिकेशन, इसके अंदर लिथियम और एमाइड्रोन, इनकी वजह से भी यह हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो फीमेल जेंडर, एज जिनकी 40 से ज़्यादा है, या उनकी फीमेल हिस्ट्री है, थायराइड डिजीज़ है किसी को पहले से, लिविंग इन जोडियन डिफिशिएंट एरिया, ऐसे एरिया में वो रहते हैं जहाँ पर कि आयोडीन की कमी है, या रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ द नेक, या कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है उनके गर्दन के अंदर, तो उसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, कंप्रेशन ऑफ ट्रेकिया, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, जो निगलने में दिक्कत आती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और वॉइस चेंज ड्यू टू रिकरेंट लेरिंजल नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर इसके अंदर लेरिंजल नर्व हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो हमारी वॉइस में चेंजेस आ सकती हैं, लाइक ए हॉर्सनेस वॉइस। रिस्क ऑफ थायराइड कैंसर इन नोडुलर गोइटर, नोडुलर गोइटर के अंदर थायराइड के कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं हम।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नेक स्वेलिंग, थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम TSH करवाते हैं, T3 करवाते हैं, T4 करवाते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल हम इसके अंदर करवाते हैं। थायराइड अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट नोडुल्स, सिस्ट्स। अगर हमें नोडुल्स या सिस्ट गांठे को डिटेक्ट करना है तो हमें उसे थायराइड अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ेगी। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जिसको हम FNSE बोलते हैं, तो ये किसी गांठ के अंदर एक सुई डालकर एस्पिरेट किया जाता है, फिर उसके द्वारा पता लगता है कि यह कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो इस टेक्निक को हम फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जिसको कि हम FNSE बोलते हैं। तो ये हो गए आपके टेस्ट। इसके बाद हम इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो हमें पेशेंट को क्या करना है, आयोडीन सप्लीमेंट देने हैं जहाँ पर भी जिस एरिया में इसकी कमी है। इसके बाद देख सकते हैं आप थायराइड ग्लैंड, ये होती है थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपका गोइटर। गोइटर कंप्लीट होने के बाद हम बात कर लेते हैं अब मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। तो बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायरिया विद जिंक और ORS। देखो डायरिया होता है, इसका मतलब होता है कि दस्त लग जाना। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जब हमें दस्त लगते हैं बच्चों को तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो उनके अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की कमी आती है तो हम क्या करते हैं, और तो बात करेंगे हम ORS और जिंक की। तो हाउ टू यूज, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स आफ्टर एवरी लूज मोशन। तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है जब भी बच्चा स्टूल पास करेगा। इन्फेंट है अगर, तो उसे 50 से 100 ml पर एपिसोड देंगे। जब भी वो मोशन करता है तो उसके तुरंत बाद 50 से 100 ml हर एक एपिसोड के अंदर देना है। चिल्ड्रन अगर 1 से 5 साल का है तो उसे हम 100 से 200 ml फ्लूइड उसको देंगे। ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट एज मच ए डिजायर्ड कंटिन्यू इवन इफ डायरिया पैरासाइट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिंक सप्लीमेंट। तो हमको जिंक सप्लीमेंट कैसे देना है, रिड्यूस सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। तो जिंक सप्लीमेंट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा डायरिया की ड्यूरेशन को एंड सीवियरिटी को। इन्फेंट के अंदर अगर 6 मंथ से कम है तो 10 mg की टेबलेट डेली देनी है, एक बार 14 दिन तक। अगर चिल्ड्रन 6 महीने से बड़ा है तो 20 mg की टेबलेट देनी है OD में 14 दिन तक। अब बात कर लेते हैं अवॉइड क्या क्या करना है हमें। तो अवॉइड करनी है एंटीबायोटिक्स। कब करनी है, अनलेस स्पीसीज कोज लाइक कोलेरा एंड डिसेंट्री। अगर आपको पता है कि इसको कोलेरा या डिसेंट्री है तो एंटीबायोटिक उसको देनी है, ठीक है, अवॉइड करनी है, एंटीबायोटिक उसमें नहीं देनी। एंटी डायरियल इन चिल्ड्रन, तो एंटी डायरियल भी चिल्ड्रन को नहीं देना है। सर्जरी, ड्रिंक्स ऑफ अनडाइल्यूटेड फ्रूट जूस, तो ये भी हमें अवॉइड करना है। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम इनके क्लिनिकल साइंस पढ़ लेते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये हर एक एग्ज़ाम में आजकल फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है एग्जामिनर का।
कि माइल्ड में क्या होगा, मॉडरेट में क्या होगा, सीवियर में क्या होगा। देखो थ्रिस्ट मानी होता है प्यास लगना। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो नॉर्मल एंड स्लाइटली इंक्रीज होगा थ्रिस्ट। मॉडरेट है तो बहुत प्यास लगेगी, और सीवियर है तो वेरी थ्रस्टी, बार बार उसको पानी पीने की प्यास लगेगी। ठीक है। मेंटल स्टेटस, माइल्ड में अलर्ट होगा, मॉडरेट में इरिटेबल होगा, रेस्टलेसनेस होगा, और सीवियर में लिथार्जी होगा और अनकॉन्शियस होगा। देखो आइज़ नॉर्मल होगी माइल्ड में, मॉडरेट में ड्राई होगी, सीवियर में वेरी ड्राई होगी। माउथ एंड टंग माइल्ड में मॉइस्ट होगी, मॉडरेट में ड्राई होगी, और सीवियर में वेरी ड्राई होगी। स्किन ट्रिगर माइल्ड में नॉर्मल होगा, मॉडरेट में स्लो रिकॉइल होगा, और सीवियर में वीक और होगा। बात कर लेते हैं यूरिन आउटपुट की। तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल होगा माइल्ड में, मॉडरेट में स्लोली क्लेइड होगा, और सीवियर में वीक एब्सेंस होगा। पल्स तो माइल्ड में नॉर्मल होगी, मॉडरेट में रैपिड होगा, और सीवियर में लो होगा। बात करते हैं बीपी। तो बीपी माइल्ड में नॉर्मल होगा, मॉडरेट में डिलेड होगा, और सीवियर में 3 से ज़्यादा सेकंड कूल 15 मिनट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस की हम बात कर लेते हैं। नो डिहाइड्रेशन, ड्रिंक्स नॉर्मली, नो डेंजर साइन। सम डिहाइड्रेशन, 2 or more signs, restlessness, thirsty, second eyes, स्लो स्किन पिंच। सीवियर डिहाइड्रेशन में 2 और मोर साइन, लिथार्जी होगा, अनेबल ड्रिंक होगा, वेरी शकन आइज होगी, और वेरी स्लो स्किन पिंच होगा। बात कर लेते हैं डायरिया इन चिल्ड्रन। व्हाट इज डायरिया? डायरिया इज द पासेज of stool, of watery stool more than 3 times. It can lead to dehydration, which is dangerous is if not treated properly. इसके बाद साइन एंड सिम्टम, फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ वाटर स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लोटिंग, नोजिया और वोमिटिंग, फीवर इन इन्फेक्शन, sign of dehydration, dry mouth and tongue, sunken eyes or fontanel, no tear when sighting, decrease urination, lethargy और irritability। इसके बाद बात कर लेते हैं cause of diarrhea in children, infection, viral, rotavirus, norovirus, bacterial, E. coli, salmonella, Campylobacter, parasitic, Giardia lamblia, Entomobia stoica, antibiotic associated diarrhea, malabsorption disorder, celiac disease, poor sensation and hygiene, medical management in children, rehydration in the key, oral rehydration solution given frequently in small sips, intravenously, जिंक सप्लीमेंट, जिंक 10 से 40 mg पर डे, रेंज 10 से 14 दिन, कंटिन्यू फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, मेडिकेशन एंटीबायोटिक ओनली इफ बैक्टीरियल कोज। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें डायरिया, चिल्ड्रन का डायरिया और एडल्ट का डायरिया, और इसके अंदर जिंक, ORS,
सभी आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ मैंने गोइटर की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि गोइटर क्या होता है, इसकी कोज, रिस्क फैक्टर, टाइप, कंप्लेन, सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए नेक्स्ट मैं आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।